हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग सकुशल होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो पेपर करने जा रहे हैं वो है तो एसएससी का, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल का नहीं है। एक्चुअली भी सीपीयू एसआई का नोटिफिकेशन आया है तो सीपीयू का पेपर होने जा रहा है। कुछ बच्चों ने कहा सर सीपीयू का पेपर डिस्कस करा दीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब सीएचएसएल का भी पेपर है, सीजीएल मेंस का भी है, सीपीयू का भी पेपर है, स्टेनोग्राफर का भी पेपर है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि सारे पेपर कराते हैं, एक ही पेपर लगातार ना करा के सबके पेपर कराते हैं। मतलब सी एच एस एल के भी कराएंगे और सीपीओ के एसआई के भी पेपर कराएंगे और इसी में स्टेनोग्राफर का भी पेपर करवाएंगे। एक एक सेट कराएंगे, एक सेट पूरा हो जाएगा तो दूसरा उठाएंगे, एक सेट पूरा हो जाएगा तो दूसरा उठाएंगे, फिर एक सेट पूरा हो जाएगा तो दूसरा उठाएंगे। और इसके बाद जो पेपर कराएंगे वो अभी हमने जो पेपर बनाया है वो है एनडीए का। तो जो 2019 में एनडीए का पेपर हुआ था, अभी हम इसके बाद हल इसमें 2 दिन लगेगा, क्योंकि सीपीओ एसआई वाले में 50 क्वेश्चन थे। तो एक बार में अगर मैं 50 क्वेश्चन कराता हूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, वो 1 घंटे के ऊपर चला जाएगा। आप लोग भी जानते हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कराने में 60 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा। और वैसे भी 60 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा तो आप लोग भी डेटा बचाते ही हैं। हम समझ रहे हैं 1 घंटे से ज़्यादा का होगा तो आप लोग देखते देखते नहीं हैं, आधा देख के छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने उसको 2 टुकड़े में काट दिया है। 50 क्वेश्चन हैं तो शुरू में जो पहले कराएंगे वो करीब 23 क्वेश्चन हैं। तो 23 क्वेश्चन आज करा देंगे और 23 क्वेश्चन के बाद 24 से 50 तक का अगले में करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 से क्लोज टेस्ट शुरू हो रहा है। तो क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन और प्लस जो और क्वेश्चन है करीब 23, तो वो बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज वाले में 23 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 2 हिस्से में होगा पेपर। आप सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा अच्छे से और ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व भी कर रखा होगा, तो कुछ डाउट्स होंगे वही क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग 23 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 27 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो पेपर मिलेगा वो 2019 का पेपर होगा एनडीए का, ठीक है ना। तो गेट रेडी, ठीक है, तैयार रहिए इसके लिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। पहला क्वेश्चन किसका है? सेनोनियम का है। सेनोनियम किसका पूछा गया है? जो वर्ड है वो है इनिमिकल, और इनिमिकल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, ठीक है। इनिमिकल जो वर्ड है दैट इज मेड ऑफ एनिमी, एनिमी से बना हुआ है। तो एनिमी का मतलब शत्रु होता है, इनिमिकल का मतलब क्या हुआ? जो शत्रुता से भरा हुआ है, जो दुश्मनी से भरा हुआ है। तो पूछा क्या था? सिमिलर पूछा था, ठीक है ना। क्या पूछा था? इसका सिमिलर पूछा था। तो पहले की मीनिंग देख लेते हैं। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, तो ये नहीं होगा। दूसरा है हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, ये ऑप्शन सही है। तीसरा है कंपेरेबल, जिसकी तुलना की जा सकती है, ये नहीं होगा। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस से बना है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, तो इन्फ्लुएंशियल क्या हो जाएगा? वो प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनिमिकल का जो साइनोनियम है इसमें दिया है वो उनमें से केवल बी वाला हॉस्टाइल ही हो सकता है, और कोई इसका साइनोनियम बनने लायक नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फिर वंस मोर साइनोनियम का क्वेश्चन है। और हम लोग अब क्वेश्चन सामने कर लेते हैं। और क्वेश्चन है वेनरेबल। वेनरेबल क्या है? वेनरेट से बना हुआ, वेनरेट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना किसी की। तो वे रेस्पेक्ट वर्ब हो जाएगी, तो वेनरेबल एडजेक्टिव बन जाएगा। तो वेनरेबल का मतलब हो जाएगा रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब जिसका हम सम्मान करते हैं, आदरणीय, सम्माननीय। तो एक वर्ड है इसमें एस्टीम्ड। एस्टीम्ड का मतलब क्या हुआ? सम्मानित। तो वेनरेबल क्या था? सम्माननीय, और एस्टीम्ड हो गया सम्मानित। तो ये हमारा साइनोनियम हो चुका। अब वैल्यूएबल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, मूल्यवान होता है, जिसका बहुत मूल्य हो। जैसे हमारे जीवन में पानी का बहुत मूल्य है। पानी की कीमत भले कम हो लेकिन उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेनरेबल का साइनोनियम नहीं लगा सकते, क्योंकि वेनरेबल सम्माननीय है और रिलायबल भरोसेमंद, विश्वसनीय है, तो उसका साइनोनियम नहीं होगा। और रिडीम्ड का मतलब क्या होता है? मुक्त।
मुक्त, ठीक है ना। तो ये मुक्त भी नहीं होगा, फ्रीड भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन होगा, और कौन होगा दूसरे का, वन। वेनरेबल होता है सम्मानित, और स्टीम्ड का मतलब हो गया सम्मानित। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है किस चीज़ का, तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है एंटोनियम का, ठीक है ना। तो एंटोनियम का क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंटोनियम से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है किसका, परटर्ब्ड का पूछा। परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत परेशान कर देना, मतलब किसी को इतना परेशान कर देना कि उसको समझ में नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ऐसी सिचुएशन जब आदमी ये समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो होती है परटर्ब्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो इसका पूछा क्या था बच्चा, इसका पूछा था एंटोनियम ना। क्या पूछा था इसका, एंटोनियम पूछा था। तो हम सारे वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं। तो सूद, पहला वर्ड क्या है, सूद। सूद का मतलब क्या होता है, किसी को राहत देना, सुकून देना, चैन। और कमेंड का मतलब क्या होता है, अरे कमेंड ऐसे ही कहते हैं ना कि जैसे सिफारिश करना किसी की, जैसे कहते हैं कि आप सिफारिश कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, इसका मतलब आप मेरी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे किसी से, तो वो होता है कमेंट। और एक होता है कमेंट, जिसमें यहाँ पे जो डी लिखा है, डी की जगह पे टी लिखा होगा, तो कमेंट का मतलब टिप्पणी करना। और कमेंड क्या मतलब क्या होता है, किसी की ओर से आप सिफारिश कर रहे हैं, उसकी अनुशंसा कर रहे हैं। और कन्फाउंड का मतलब होता है, कन्फाउंड तो यही हो गया, परटर्ब्ड ही हो जाएगा, तो कन्फाउंड वही हो गया। और फ्लस्टर का मतलब भी यही होगा, करीब करीब परटर्ब का ही मतलब होता है। तो तीसरा और चौथा साइनोनियम हो गए। तो ये साइनोनियम होंगे तो ये बिल्कुल हो नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है एंटोनियम का। तो एंटोनियम का पूछा है तो आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, कमेंड या सूद। तो कमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परटर्ब्ड हो जाता है किसी को व्यथित, परेशान कर देना, विचलित कर देना, घबरा देना। और सूद का मतलब क्या होता है, उसको राहत देना। तो यही हमारा एंटोनियम होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा क्या गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ देख रहे होंगे ना, क्या लिखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप लाइन पढ़िए। लाइन लिखी हुई है कि अ सर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड ऑफ फ्रेज, किसी वर्ड या किसी फ्रेज का जो सर्टेन फॉर्म होता है। जैसे 4 वर्ड हैं, तो 4 वर्ड का शार्ट फॉर्म क्या होता है, शार्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एब्रेविएशन कहते हैं। आंसर क्या होगा, पहला होगा। आंसर तो मिल गया, लेकिन और नाम देख लेते हैं। सूडोनीम, व्हाट इज सूडोनीम। सूडोनीम का मतलब होता है छद्म नाम, नकली नाम। जैसे कोई अपराधी होते हैं इस तरह के, तो अपना नाम, जैसे उनका जो नाम है वो नाम बदल करके कोई दूसरा नाम, नकली नाम रख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो नकली नाम, छद्म नाम रखते हैं अपने आप की पहचान छुपाने के लिए, उसे सूडोनीम कहा जाता है। और एक वर्ड है प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, ये होता है संक्षिप्त, बहुत छोटा। प्रिसाइज में शायद स्पेलिंग गलत है, हमको लगता है एस के बाद ई भी होना चाहिए। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, ये होता है संक्षिप्त, बहुत छोटा। और समरी का मतलब भी वही होता है, समरी का मतलब बहुत संक्षिप्त और बहुत छोटा। तो ये तीनों तो होंगे नहीं। फिलहाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक ही आंसर होता है, कहा गया कि किसी फ्रेज का शार्ट फॉर्म, तो शार्ट फॉर्म एब्रेविएशन होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ए। तो बाकी तीनों तो हम डिस्कस कर रहे थे। मान लो किसी में, मान लीजिए सूडोनीम का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उसके लिए हमने बता दिया, आप सूडोनीम जानते रहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साइनोनियम का। तो साइनोनियम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चारों आंसर ऑप्शन डिस्प्ले करते हैं। फ्लोरिस, वर्ड क्या है, फ्लोरिस। और फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना। तो जैसे ये कहा जाए, जैसे ये लॉकडाउन के पहले, अब पिछले तो 4 सालों से ऐसा हो रहा था कि जहाँ जहाँ देखिए वहीं कोचिंग खुली हुई है, या कोटा में देखिए कोचिंग का गढ़ बना हुआ है। तो हम ये कहते हैं ना कि कोटा में कोचिंगें फल फूल रही हैं। तो इसी को कहते हैं फलना फूलना, मतलब किसी चीज़ की ग्रोथ खूब ज़्यादा होती है, कोई चीज़ खूब डेवलप होती है कहीं पर, तो उसे कहा जाता है फ्लोरिश करना, ठीक है ना।
तो जब उस चीज़ को फ्लोरिश करना होगा तो अब हम इसमें आंसर क्या देना है, हमें ये देखना है। पूछा क्या था? साइनोनियम, याद है आपको? तो साइनोनियम पूछा गया था, तो फ्लोरिश का साइनोनियम इसमें क्या है, पहले हम लोगों ने फ्लोरिश की मीनिंग समझ ली। अब इसका साइनोनियम समझने के लिए चारों वर्ड्स की मीनिंग जाननी पड़ेगी। चारों वर्ड्स की मीनिंग क्या है? पहला वर्ड है विदर। विदर का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना, सूख जाना, ठीक है ना। तो जैसे कोई फूल है, पौधा है, वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, उसको कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है? लैंग्वेज। इसका मतलब भी होता है मुरझा जाना या सूख जाना। और श्रेवल क्या है? चौथा ऑप्शन, इसका मतलब भी होता है मुरझा जाना और सूख जाना। तो ये वेदर और लैंग्वेज और श्रेवल, तीन के तीनों एक ही मतलब है। तीन के तीनों का मतलब होता है मुरझाना या सूख जाना। तो इसका मतलब कि ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। और ये है क्या एक्चुअली? एक्चुअली ये तीन के तीनों क्या है? एंटोनियम है। तो एंटोनियम पूछा ही नहीं गया है। अगर एंटोनियम पूछा गया होता तो कोई एक एंटोनियम दिया जाता ना, तीन तीन एंटोनियम ना दिए होते। इसलिए जाहिर सी बात है कि आंसर क्या होगा? थ्राइव होगा, क्योंकि थ्राइव का मतलब वही होता है फलना फूलना, ग्रो करना, डेवलप करना, ठीक है ना। तो थ्राइव इसका ऑप्शन है। हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है साइनोनियम। तो साइनोनियम को लेकर के हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो साइनोनियम है वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसलिए हम पूछे गए वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं। तो 6 नंबर में जो वर्ड पूछा गया है वो है डिसर्न। और डिसर्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर सोच विचार करना। डिसर्न का मतलब क्या होता है? कंसीडर, विचार करना। तो विचार करने के लिए हम साइनोनियम क्या ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो विचार करने का साइनोनियम क्या ढूंढेंगे? पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं। डोंट। तो डोंट का मतलब क्या होता है? कि निडर होना। डोंट क्या होता है? डोंट होता है निडर होना, या सॉरी, डोंट का मतलब डर होता है। डोंट लेस होता है निडर, गलती हो गई। डोंट होता है डर या धमकी। डोंट लेस होता तो वो निडर हो जाता। तो डिसर्न का डोंट से कोई लेना देना ही नहीं है। आई बात परसीव की। तो परसीव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हाथ से छू करके किसी चीज़ को महसूस करते हैं, गर्म है कि ठंडा है, उस चीज़ पर सोचते हैं, विचारते हैं, तो ये सोचने समझने से संबंधित है। और डिसर्न का मतलब भी होता है सोचना समझना विचार करना। डिसरिगार्ड, रिगार्ड का अपोजिट है, तो ये तो लगेगा नहीं। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पर विचार ना करना। तो एंटोनियम होता तो चौथा हो जाता, एंटोनियम पूछा नहीं गया है। तो फिलहाल हमें जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा। हालांकि परसीव जो है वो डिसर्न का एग्जैक्ट साइनोनियम नहीं है, वो 100% उसके एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। लेकिन चूंकि बाकी तीनों ऑप्शन किसी तरह से भी उसके सिमिलर नहीं है, इसलिए दूसरे वाले को हम काफ़ी हद तक काम चलाऊ मानेंगे। आंसर लगाना होगा तो फिलहाल दूसरे वाले को ही लगाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों दूर दूर तक उसके साइनोनियम नहीं है। चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 7वां क्वेश्चन है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये खाली जगह दी हुई है, जिसका मतलब खाली जगह भरने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और जो 7वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यू आर वेल प्रिपेयर टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्टो डैश यू। तो बेस्टो के बाद एक ही ऑप्शन होगा अपान, ठीक है ना। ये फिक्स प्रीपोजिशन की केस है बच्चा, इसमें कोई ग्रामर नहीं लग रही है। फिक्स प्रीपोजिशन, किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ तय प्रीपोजिशन लगता है, कुछ सोचना ही नहीं होता, वो फिक्स होते हैं। तो जब प्रीपोजिशन पढ़ाने लगेंगे रेगुलर क्लास में, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, उसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी हम बताएंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। तो उसी समय ये सब कुछ क्लियर होगा। तब तक डिस्कशन में जितने मिल जाते हैं वो नोट करते रहिए। और प्रीपोजिशन जब पढ़ाने लगेंगे तो फिक्स प्रीपोजिशंस की लिस्ट आपको दी जाएगी और क्लास में पढ़ाया भी जाएगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि बेस्टो के बाद अपान ही लगाया जाता है। और ये बेस्टो अपान आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग एरर का नहीं, अंडरलाइन सेगमेंट है। तो अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग जो डायरेक्शन है उसको ऊपर कर दे रहे हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एक कामा लगने के बाद क्या लगा है, वुड लगा है, और वुड के साथ क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अच्छा, जब हमने शुरुआत में कंडीशनल्स के 3 वीडियोस डाले थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंडीशनल्स में ने 2 सिचुएशंस दी थी।
एक क्या थी, एक लॉस्ट कंडीशन थी जिसमें इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है और रिजल्ट वाले पोर्शन में वुड के साथ हैव लगता है और इसकी थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो सिचुएशन तो यहाँ बन नहीं रही है। रिजल्ट वाले पोर्शन में देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो अगर दूसरे वाले पोर्शन में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, पहले वाले पोर्शन में इफ़ के साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यही तो शर्त थी ना। तो चलिए इस शर्त को देखते हैं कौन पूरा करता है। तो व्हेन वाला तो होगा नहीं, ये पहले ही हटा दीजिए, नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि वो सेंटेंस गलत है। तो दूसरा वाला इफ़ आई एम, मैंने कहा था कि इफ़ जब बच्चा लग जाता है कहीं पे तो इफ़ के साथ प्रेजेंट की वर्ब लग ही नहीं सकती, इज एम आर तो लग ही नहीं सकता, लगेगा तो वर्ब लगेगा। तो आई एम तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आपका ऑप्शन तो मिल ही गया 3 वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हैड लगा हुआ है तो हैड पास्ट परफेक्ट होगा। तो अगर आप किसी को ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि हैड पास्ट परफेक्ट होगा तो वो समझ लें कि जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तब पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है ना। और हैड के साथ अगर कोई नाउन लिखा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। ये हैड जो है वो हैव की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा। इफ़ आई हैड के बाद अ डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हुआ। और हमने कहा था इफ़ के साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए क्योंकि यहाँ वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा हो अभी भी, मान लीजिए थोड़ा बहुत संदेह हो, क्लियर ना हुआ हो, तो जो 3 वीडियोस कंडीशनल्स के पड़े हुए हैं वो कंडीशनल्स के वीडियोस आप देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़ाते समय भी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने जितने प्रीवियस पेपर कराए किए हैं डिस्कशन, अक्सर में ये एरर पूछी गई है, ज़्यादातर में पूछी गई है। तो फिर पढ़ डालिए, फिर से देख डालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें स्पेलिंग पूछी गई है। तो पहला है बर्गलरी, बर्गलरी ही गलत दिखाई दे रहा है और पूछा है रॉन्गली स्पेल्ड, तो इसका मतलब एक ही वर्ड है जो गलत होना चाहिए, एक ही वर्ड है जो गलत होना चाहिए। तो इसमें बर्गलरी ही गलत है, इसमें LARY होगा। क्या होगा, एल के बाद ARY होगा। बर्गलरी क्या होता है, बर्गलरी चोरी होती है, जो सेंध काट के चोरी से खिड़की वगैरह से घर में घुस करके चोरी करते हैं, उसको कहा जाता है बर्गलरी। दूसरे तीसरे की मीनिंग जानना चाहें तो बता देते हैं। एवियरी क्या होता है, जहाँ पक्षियों का पालन किया जाता है, पक्षी विहार जहाँ पक्षी पाले जाते हैं। और ट्रेजरी होता है खजाना। और नर्सरी आप समझ रहे हैं जहाँ पौधे उगाए जाते हैं छोटे वाले। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया। 9 का आंसर क्या था, 1 था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और 10 में फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। शायद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अरे अंडरलाइन सेगमेंट में अंडरलाइन करना भूल गया बेटा, ओहो। चलिए कोई बात नहीं, अंडरलाइन करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन ऑप्शन देख करके तो पता लग जाएगा ना कि कितना पोर्शन अंडरलाइन रहा होगा। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने समझदार हैं कि कर लिए होंगे, फिर भी ऑप्शन देख करके आप अंडरलाइन पोर्शन को समझ जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कि न इवन दो ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो इसका मतलब इतना पोर्शन है जो अंडरलाइन रहा होगा, ठीक है ना। तो इतने में हम लोग देखते हैं कि इवन इफ़ ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, पहली बात देखिए यहाँ लिखा है अ और ऑनेस्ट लिखा हुआ है। तो एक शर्त तो ये होगी कि ऑनेस्ट के पहले क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है ना। तो एन लगाना है, पहले हमें ये ढूंढना है कि एन किस में लगा है, वही वही वाला ऑप्शन देखेंगे। इसमें आ लगा है, ये नहीं होगा, यहाँ आ लगा है, ये गलत है। तो इसका मतलब हमारा 3 वाला भी गलत है। इन दोनों में एन लगा है, ये दोनों को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ही के साथ आर लगा है, ये गलत हो गया, तो चौथा तो गलत निकल ही गया। वैसे भी सिंस मैंने क्योंकि होता है, तो चौथा गलत हो गया। देखिए आपका पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत होगा। अब आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों है, इसको मतलब ही नहीं है ना, ऐसे ही पता लग गया कि क्या गलत है। आल्दो विरोधा, चूंकि सेंटेंस विरोध में जा रहा है कि वो ईमानदार आदमी है और आगे कहा जा रहा है कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है, तो विरोध है, तो विरोध में आल्दो लगना ही चाहिए था। दूसरी बात, ऑनेस्ट के पहले एन लगाना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा 2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं और फिर वंस अगेन क्वेश्चन में एक खाली जगह दी हुई है, इसका मतलब ये फिलर का क्वेश्चन है और सुपीरियर लिखा हुआ है। तो आपको याद होगा जब भी आपने कहीं भी पढ़ा होगा, नहीं तो हमारे साथ एडजेक्टिव में आप पढ़ेंगे और फिक्स प्रीपोजिशन, फिर वही बात आई
कि जो 7 लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, प्रियर और पोस्टीरियर, तो ये 7 एडजेक्टिव्स हैं कंपैरेटिव डिग्री के, जिनके बाद हमेशा टू लगता है और दैन नहीं लगता। तो फिक्स प्रीपोजिशन का खेल एक बार फिर सुपीरियर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4। फिक्स प्रीपोजिशन का खेल है बेटा, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाते समय फिर बताएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है सेगमेंट कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। तो इसमें क्या ढूंढना है, हमें एरर ढूंढना है। चलिए एरर वाला पोर्शन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो लिखा है इफ़ ही वांट्स टू रिकवर, अगर वो ठीक होना चाहता है तो ही मस्ट एब्सटेन फ्रॉम। तो एब्सटेन के बाद फॉर नहीं लगता बेटा, क्या लगता है, एब्सटेन के बाद हमेशा क्या लगता है, फ्राम लगता है। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि इसके पहले भी किसी वीडियो में एक बार किसी डिस्कशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे, जैसे है एब्सटेन हो गया, जैसे एक वर्ड होता है प्रिवेंट हो गया, और जैसे होता है प्रोहिबिट, एक वर्ड है प्रोहिबिट है, और एक वर्ड रिफ्रेन है। ये 3 वर्ड आपने देख लिया, मैं इसको फिर हटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ। ये हो गया रिफ्रेन हो गया, और एक वर्ड होता है डिबार। ये देखिए 5 वर्ड हम लिखे, इन 5 वर्ड के साथ क्या यूज किया जाता है, हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम यूज किया जाता है 5 के साथ। फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है, तो वही इसी में से एक है एब्सटेन। एब्सटेन के बाद फॉर नहीं लगता, क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। एरर किस में आ जाएगी, देखिए चौथे में एरर हो जाएगी एब्सटेन फॉर, तो यही वाला गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4। तो ऑप्शन 4। देखिए आज फिक्स प्रीपोजिशन की एरर्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, CPSI के पेपर में फिक्स प्रीपोजिशन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स पूछे गए हैं, हमें तो प्रीपोजिशन ही सब ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में फिर कुछ अंडरलाइन किया गया है और एड सी अंडरलाइन दिख रहा है। एड सी अंडरलाइन है तो मतलब ये एड सी तो एक इडियम है, तो इसकी इडियम की मीनिंग बतानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना कि मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो एट सी पढ़ लेते हैं, ही इज़ कम्प्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। कोई आदमी पैसा कमाया है बड़ी मेहनत से, खून पसीने से, और वो पूरी तरह से एट सी है कि वो पैसे को कहाँ खर्च करे, कहाँ इन्वेस्ट करे। तो कहाँ इन्वेस्ट करे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो आदमी कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना। तो एट सी होने का मतलब हुआ कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज्ड और सेंस में भी या कंफ्यूज्ड ही आ रहा है, तो सेंस में कंफ्यूज आ रहा है, तो मतलब हुआ कि हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कंफ्यूज, आंसर 3 होगा। कमिटेड का मतलब हो गया समर्पित, श्योर का मतलब निश्चित हो गया, इनश्योर तो मतलब ही नहीं होगा यहाँ पर। तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज, कई बार पूछा गया है एसएससी के और एग्जाम्स में भी एट सी कई बार पूछा गया है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 14वां, वो है ग्रामेटिकल एरर का। तो ठीक है, चलिए हम सेंटेंस देखते हैं किस में एरर पूछी गई है। एरर है आइदर ऑफ द टू। तो आइदर ऑफ द टू आगे लिखा है सुपरवाइजर्स वर। तो बेटा जब भी चाहे यहाँ पे जितने हों इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो ऑफ के पहले लगा है आइदर, तो अगर एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ऐसा कुछ लगा होता है तो जो वर लिखा है वो वर की जगह क्या होना चाहिए, वाज। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। किसी किसके साथ, एक बार फिर सुन लीजिए, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। अगर ऐसा कुछ लिखा है सब्जेक्ट की जगह तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में हम फिर से समझाएंगे, अभी तो डिस्कस कर रहे हैं, सीधे एरर बताएंगे आपको। तो वर्ब की जगह वाज होना चाहिए। चलिए आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, किसमें वर्ब दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा वाला वर्ब लिखा है इसी में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा क्या गया है, एंटोनियम। याद रखिएगा एंटोनियम पूछा गया है। किसका एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम पूछा है डेमीन का। और डेमीन का मतलब क्या होता है, डेमीन का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, मतलब अनादर करना, किसी का अपमान करना, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, सम्मान करना, ठीक है ना। सम्मान करना, आदर करना। तो इग्नोर करना तो आदर करना नहीं होगा। डिबेट का मतलब वही सिमिलर हो जाएगा इसका, किसी का अपमान करना, तो ये होगा नहीं। बी लिटिल का मतलब किसी का महत्व कम करना, ये भी घटाने के सेंस में आ जाएगा। देखिए 3 के तीनों नेगेटिव हैं। और एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, ये पॉजिटिव वर्ड है।
डेमीन का मतलब किसी का अनादर, अपमान करना, और एडमायर का मतलब किसी की प्रशंसा करना। आप किसी का प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका मान सम्मान कर रहे हैं। तो डेमीन का अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, एडमायर होगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक, और ये एक पैसेज है। तो पैसेज का आंसर करने के लिए, अब तो पेपर करा रहे हैं ना, तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो पैसेज का जब आंसर हमें करना होता है तो हमको कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। फिलहाल जो मैं जिस तरह से क्वेश्चन पैसेज का सॉल्व करता हूँ वो ये करता हूँ कि पहले मैं इसके में पूछे गए क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पैसेज पढ़ता हूँ, तो हमें क्वेश्चन दोबारा आके यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता। तो मैं उसी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, उसके बाद पैसेज पढ़ूंगा, और ऐसा केवल एक दो में करूँगा, इसके बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग पैसेज को पढ़े अच्छे से होंगे, तो फिर मुझे उसको पढ़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज और कल एक दो दिन में ऐसा करूँगा, इसलिए कि मैं वो तरीका आपको सिखा दूँ आप लोगों से। कुछ लोगों का तो पैसेज बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है कि जिन जिन लोगों का बहुत अच्छा, कई लोगों को तो मैं जानता भी हूँ कि वो पैसेज का बहुत बढ़िया पैसेज करते हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। लेकिन जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने नहीं सीखा होगा, उनको मैं बता दूं कि ये कौन सा तरीका अच्छा है और एकदम सॉलिड है। तो सबसे पहले क्या करिए, पैसेज अभी ना पढ़िए, सबसे पहले क्या करिए, उस पैसेज पे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो 5 क्वेश्चन पढ़िए, बिना ऑप्शन पढ़े। सिर्फ हमें क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है ना। तो 16वां क्वेश्चन जो इस पर पूछा गया है, हम लोग केवल वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, Which line in the passage most strongly indicate that weavers simply love being in near water? इस पैसेज में कौन सी ऐसी लाइन है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि वीवर्स जो है वो पानी में या पानी के पास रहना पसंद करते हैं। तो ठीक है, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो ढूंढ लेंगे कि कहाँ इस बारे में जिक्र किया गया है। 16वां क्वेश्चन हो गया। आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन एक भी नहीं देखना है, ऑप्शन हमें पैसेज पढ़ते समय मिलेंगे। क्वेश्चन आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट एविडेंस इन द पैसेज सजेस्ट दैट वीवर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग ड्वेलिंग्स। इसमें पैसेज में से एक सबूत, आपको एक एविडेंस ढूंढना है जिसमें ये कहा गया हो, जिससे यह साबित होता हो कि जो वीवर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ड्वेलिंग बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, बहुत मजबूत घर बनाते हैं जिसे कोई तोड़ ना पाए। तो ठीक है, हम इसका सबूत पैसेज में ढूंढ लेंगे जब पैसेज पढ़ने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो सवाल है वो ये है कि कौन सी बात इसमें से नॉट ट्रू है। तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें ट्रू क्या है और नॉट ट्रू क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछा है वो ये है कि हाउ डज वीवर इंश्योर दैट इट कैटल इज वेंटिलेटेड। वेवियर कैसे इस बात का यकीन, कैसे इस बात को इंश्योर करता है कि उसका जो कैस्टल है, उसका जो घर है वो अच्छी तरह से वेंटिलेटेड है। वेंटिलेटेड मतलब हवा का आना जाना कैसा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसमें वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है ताकि हवा पास हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है द वीवर्स कैन चेंज द लैंडस्केप बाई। तो जो वीवर्स हैं वो किसी जगह का लैंडस्केप, वहाँ का नज़ारा, दृश्य ही बदल सकते हैं, कैसे। तो फिर ये इसका आंसर भी पैसेज में मिलेगा कि कैसे वो किसी जगह का किसी नज़ारे को ही चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 20 नंबर 1 से हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, फिलर का है। तो 20 तक क्वेश्चन हैं जो पैसेज पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं वो हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं अब पैसेज। थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने पैसेज को पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, जिनको याद है, जिनके सारे क्वेश्चन सही हुए हों, वो लोग चाहें तो आगे बढ़ा लें वीडियो को, और जिन लोगों को सीखना है वो रुके रहें और हमारे साथ पढ़ें। तो पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि द वीवर्स, ठीक है ना, द वीवर हैड मेड अ डैम अबाउट 100 यार्ड एगो, 100 यार्ड लॉन्ग, ठीक है ना। अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में कोई आपको अर्थ बताने नहीं आएगा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और ढूंढूंगा जहां हमको किसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया वहीं आपको रोक के दिखाऊंगा कि देखिए हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन वहां पे पढ़ रखा था, ठीक है ना। तो फिर से पढ़ते हैं। द वीवर हैड मेड अ डैम अबाउट 100 यार्ड्स लॉन्ग एंड इट हैड फॉर्म आउट ऑफ द क्विकली फ्लोइंग स्ट्रीम। ठीक है ना, कहाँ बनाया उन्होंने, तेजी से बहती हुई नदी की धारा, वहीं।
अ वाइड स्ट्रेच ऑफ वाटर अबाउट 12 फीट डीप, ठीक है, करीब 20 फुट गहरी धारा थी वो। लिखा डैम वॉज सो फर्म एंड ब्रॉड दैट इट वॉज इजी फॉर मी टू वॉक अलॉन्ग इट, ठीक है, इतना मजबूत डैम था कि राइटर उस पर मतलब चढ़ के इस पार से उस पार जा सकता था, ठहर सकता था। आफ्टर 150 ईयर्स आई केम टू अ वीवर्स कैस्टल, ठीक है ना, तो ये उस पर चल रहे थे तो एक वीवर के कैस्टल के पास पहुंचते हैं। वीवर कैस्टल के आगे डैश लगा हुआ है, लिखा हुआ है ग्रेट हीप ऑफ लॉग्स स्किलफुली फिटेड टुगेदर। लॉग से होता है लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिन्हें एक दूसरे से स्किलफुली टुगेदर, एक दूसरे के साथ स्किलफुली फिट किए गए थे, ठीक है ना। एक किसका विवरण हो रहा है, ये विवरण हो रहा है वीवर्स के कैस्टल का विवरण दिया जा रहा है। द लोअर पार्ट कवर्ड विद द अर्थ एंड प्लांट्स, द अपर लॉग्स वर पुट लूजली टुगेदर, upper logs were put loosely together so that the air could pass through to the interior। आप एक बात क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था कि कौन सी बात यह साबित करती है कि वीवर्स जब घर बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके घर में वेंटिलेशन अच्छा हो, तो यही तो लिखा हुआ है सो दैट द एयर कुड पास थ्रू टू द इंटीरियर, ताकि हवा उनके इंटीरियर हिस्से में अच्छे से पास कर सके, यही तो है वेंटिलेशन का ध्यान। कौन सी बात सोकर साबित करेगी, देखिए यही लिखा हुआ अपर लॉग्स वर पुट लूजली टुगेदर, यही बात साबित करेगी। तो आंसर हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। चलिए अब अगले क्वेश्चन, हो सकता है आगे पढ़ते पढ़ते और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे पढ़िए, लिखा हुआ है इन द लेट ऑटम बिफोर लैंड एंड वाटर वर कवर्ड विद स्नो एंड आइस द वीवर्स हैज टू मेक ड्वेलिंग फ्रॉस्ट प्रूफ। फ्रॉस्ट प्रूफ का मतलब हुआ कि जिसमें कोहरा भी नहीं अंदर जा सकता। तो ऑटम आने के पहले ही, मतलब जाड़ा आने के पहले ही लैंड और वाटर, इससे पहले कि बर्फ से भर जाए, ये लोग अपना घर बना लेते हैं। इट कलेक्ट्स यंग ट्रीज, कैसे बनाते हैं ये तरीका लिखा हुआ है कि कलेक्ट्स यंग ट्रीज एंड नॉज द स्टेम्स इन अ डबल कोन until the tree falls, then the long stems are gnawed into small sections। द थिन ट्विग्स का मतलब क्या, वो पतले पतले ट्विग होते हैं, मतलब ट्विग होता है, अरे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ट्विग्स। बिटन ऑफ एंड द लॉग और ड्रैग टू द ड्वेलिंग, फिर लिखा है कि देयर द टिम्बर इज पाइल्ड ऑन द कैस्टल समटाइम्स टू हाइट ऑफ 10 or 12 feet। मड इज ब्रॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक एंड पैक्ड बिटवीन द लॉग्स। आगे लिखा हुआ है कि विद द एनिमल्स क्लेवर फोर पास, एनिमल किसके लिए लिखा, बीवर के लिए, क्लेवर फोर पास मतलब अगले वाले पंजों के लिए लिखा हुआ है। द इंटीरियर इज लाइंड विद फाइनेस्ट वुड सेविंग्स। आगे लिखा इन दिस टॉल शेल्टर क्या हुआ, वही उनका घोंसला, उनका घर कैस्टल, मतलब सब ड्वेलिंग कैस्टल शेल्टर एक ही चीज़ है। वीवर रिमेन हाई एंड ड्राई, हाँ यहाँ एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। वीवर रिमेन्स हाई एंड ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब कहा था ना, कोहरे से बच के, थ्रू आउट द विंटर, समझ में आया, ऊंचे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, पूरे जाड़े भर फ्रॉस्ट से, कोहरे से बच के रहते हैं। द ओनली एक्सेस टू द ड्वेलिंग इज अंडर द वाटर, ठीक है ना, ड्वेलिंग की एक ही एक्सेस हो सकती है, मतलब अगर कोई उनके ड्वेलिंग तक यानी कि वीवर के घोंसले तक अगर कोई पहुंचना चाहता है तो कैसे पहुंचेगा, अंडर द वाटर, ठीक है ना। एंड इवन द फॉरेस्ट वुल्व्स आर नॉट एबल टू पुल द फॉर्म बिल्डिंग पार्ट। तो इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट वुल्व्स, ठीक है ना, जो जंगली भेड़िए होते हैं, आर नॉट एबल, ये भी सक्षम नहीं होते, टू पुल द फॉर्म बिल्डिंग, जो इनका घर है उसको अपार्ट का मतलब क्या, गिरा नहीं सकते। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि जंगल के ताकतवर भेड़िए भी उनके घर को गिरा नहीं सकते हैं। तो ये उस बात का सबूत होगा जहाँ ये पूछा गया था कि कैसे साबित होगा कि ये जो अपने व्यूअर्स अपना घर बनाते हैं वो बहुत मजबूत होता है, तो उसका सबूत यही हम लोगों को मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है द वाटर इज द वीवर्स एलिमेंट। इस पर भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि वाटर इज द वीवर्स एलिमेंट, ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। वाटर इज द वीवर्स एलिमेंट। आगे लिखा है ऑन लैंड इट मूव्स स्लोली, ये भी एक आंसर है। ऑन लैंड जमीन पर क्या होता है,
इट मूव्स स्लोली, कौन, वीवर, स्लोली एंड ऑकवर्डली, मतलब क्या हुआ कि जो वीवर है वो ज़मीन पर अच्छे से नहीं चल पाता, ऑकवर्डली और स्लोली चल पाता है, ठीक है, मतलब यूज्ड टू नहीं है वो ज़मीन पर चलने के, मतलब पानी में रहता होगा ज़्यादा। आगे लिखा है कि दस इट इज़ वाइटल फॉर वीवर टू हैव वाटर इन विच इट कैन स्विम, तो ये वाइटल हो जाता है वीवर के लिए, मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है वीवर के लिए कि उसके पास पानी हो जिसमें कि वो चल सके, स्विम कर सके, एंड वेयर नेचर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड दिस कंडीशन फॉर इट, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ कि इट क्रिएट्स इट विद इट्स डैम, जहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं होती वहाँ वीवर्स डैम बना करके अपने लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ ये सिचुएशन नहीं होती है, वही ये वाला क्वेश्चन आ गया कि वो अपना लैंडस्केप कैसे बदल लेते हैं। इनको वाटर चाहिए और जहाँ वाटर नहीं होता, बड़ा जलाशय नहीं होता, वहाँ क्या करते हैं, ये डैम बना करके ऐसी सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये लैंडस्केप को चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, डैम बना करके। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, व्यूअर्स एक्टिविटीज़ कैन चेंज होल लैंडस्केप, देखिए मिल गया, सीधा सा आंसर मिल गया, व्यूअर्स एक्टिविटीज कैन चेंज होल लैंडस्केप। कैसे, ऊपर लिखा हुआ, विद दिस डैम फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ऑन विच आई वॉज स्टैंडिंग वीवर्स हैड टर्न्ड अ होल वुडेड एली इनटू अ लेक, ठीक है ना। आगे लिखा है कि ये साबित किया कैसे उन्होंने वुडेड वैली को, वुडेड एली को कैसे उन्होंने लेक में चेंज कर दिया, झील में कैसे बदल दिया। आगे लिखा है ट्रीज दैट स्टूड देयर हैड बीन किल्ड बाय द वाटर, वहाँ जो पेड़ थे उनको पानी ने किल कर दिया था, एंड हैड डिसअपियर्ड, और पेड़ जो वहाँ थे वहाँ से गायब हो गए थे। आगे लिखा है कि क्विटिक गेम हैड सेटल देयर, जो जलीय गेम था उसी ने सब कुछ सेटल कर डाला था। डक्स स्वयं पास्ट अस, जो बतख थे वो इन लोगों को तैरते हुए पार कर रहे थे, एंड ग्रेट मस्ट, ठीक है ना, द ग्रेट मस्ट हैव बीन द नंबर ऑफ फिश, मछलियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में होंगी, क्यों, क्योंकि स्वार्म्स ऑफ ट्राउट, ट्राउट एक तरह की मछली होती है, उनका जो स्वार्म है हैड स्वम पास्ट मी इन द क्लियर स्ट्रीम, वाइड स्ट्रेचेज ऑफ मीडो हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बैंक ऑन द बैंक्स, जो नदी के किनारे बहुत दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा था, मैदान, ठीक है ना, मैदान का फैलाव दिखाई दे रहा था, विद फ्लैट लैंडिंग पीस प्लेसेस टू हिज द वेल बीटन वीवर ट्रैक्स लेड, वेल बीटन वीवर ट्रैक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ बीटन मतलब पीटा हुआ नहीं, जिस पर लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे तो वहाँ पर जो घास वगैरह होती है ना वो रास्ता बन जाता है, उसी को कहा जाता है वेल बीटन वीवर ट्रैक्स। मेनी ईयर्स ऑफ बिल्डिंग नाइंग एंड ड्रैगिंग, बहुत दिनों तक, कई सालों तक वो बिल्डिंग मतलब बनाते हैं, नाइंग करते हैं और ड्रैगिंग करते हैं, तो इस वजह से मस्ट हैव गॉन इनटू द कंप्लीशन ऑफ दिस इमेंस टास्क, ये बड़ा काम करने में कई साल लग गए होंगे। आगे लिखा क्रिएटिंग अ न्यू रीज़न फॉर द व्यूअर्स टू लिव इन, अब रहने के लिए एक नया रीज़न बनाने के लिए इन लोगों को इतना समय लगा होगा। तो पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया, चलिए इसी क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है कि विच लाइन ऑफ द पैसेज मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट दैट व्यूअर्स सिंपली लव बीइंग इन और नियर वाटर, तो कौन सा एक सेंटेंस है जो ये साबित करता है कि व्यूअर्स जो है वो पानी के पास या पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आंसर देखते हैं, पहला लिखा है द ओनली एक्सेस टू ड्वेलिंग इज अंडर द वाटर, उनके ड्वेलिंग तक पहुंचने के लिए एकमात्र एक्सेस, एक ही दरवाज़ा होता है, वो पानी के नीचे से होकर जाता है। ये साबित नहीं करता कि वो पानी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि रहते तो हैं पानी के ऊपर वो लोग ना, घोंसला बनाकर। चलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ, तो चलिए दूसरा देखते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई रास्ता मिले। दूसरा लिखा हुआ द वीवर हैड मेड अ डैम आउट ऑफ द क्विकली फ्लोइंग वाटर, वो डैम बना लिए हैं, तो ये साबित नहीं होता कि वो पानी या पानी में, पानी के पास या पानी में रहना पसंद करते हो। तीसरा लिखा द डैम वाज सो फर्म एंड ब्रॉड, डैम इतना मजबूत और चौड़ा था कि इट वाज इजी टू वॉक अलोंग, ये उनके रहने के लिए साबित नहीं हो रहा। चौथा लिखा वाटर इज द वीवर्स एलिमेंट, ये जो चौथा पॉइंट दिया है वाटर इज द वीवर्स एलिमेंट, यही सबसे सुटेबल है, जो वाटर है वो वीवर्स का एलिमेंट है, तो यही, जब अगर वाटर वीवर का एलिमेंट होगा तो इसका मतलब वो पानी के ही आसपास रहना पसंद करते हैं। यही चौथी बात जो है वो क्वेश्चन को प्रूव कर रही है, साबित कर रही है, इसीलिए इसका आंसर होगा 4। हालांकि बाकी तीन भी रिलेटेड पानी से ही थे, लेकिन वो सुटेबल प्रूफ नहीं थे, हमें प्रूफ देना था ना। तो क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा क्या गया है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि व्हाट एविडेंस इन द पैसेज सजेस्ट दैट वीवर बिल्ड स्ट्रॉन्ग ड्वेलिंग्स,
पैसेज में कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इस बात का सबूत हो कि जो वीवर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ड्वेलिंग मतलब मजबूत घर बनाते हैं। तो सबूत तो वही मिला था जिसमें ये कहा गया था कि जंगल के भेड़िए भी इनके घर को गिरा नहीं सकते। तो मैंने अंडरलाइन किया था, वही समझा दिया था। हमें आंसर पता है ऑलरेडी, क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है। देखिए पहले भी मैंने कहा था जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी पता है। अब हमें सिर्फ ऑप्शन ढूंढना रह जाता है। हमें ऑप्शन पता नहीं करना है पैसेज में जाकर के, फिर वापस पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको ऑप्शन पता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ ऑप्शन ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। आपको आंसर पता है, ऑप्शन ढूंढना है। अगर नहीं, पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर पैसेज में जाकर के आंसर ढूंढेंगे। हमें अब आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यही टाइम सेव हो जाता है इस टेक्निक में। चलिए तो पहला देखते हैं, इवन द फॉरेस्ट वुड्स कैन नॉट पुल द ड्वेलिंग अपार्ट। यही आंसर होगा क्योंकि यही तो साबित किया था कि वो अपना घर मजबूत बनाते हैं। और आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी हो तो देख लेते हैं। इंटीरियर इज लाइंड विद फाइनेस्ट वुड, जो उनके घर का इंटीरियर होता है वो फाइनेस्ट वुड से बनाया जाता है, तो ये मजबूत होने से तो कोई लेना देना नहीं इसका। तीसरा है वीवर्स ड्वेलिंग इज फ्रॉस्ट प्रूफ, जो इनका घर होता है फ्रॉस्ट प्रूफ होता है, मतलब जैसे वाटर प्रूफ लोग बनाते हैं वैसे ये लोग फ्रॉस्ट प्रूफ बनाते हैं, कोहरा इनके घर के अंदर नहीं जा सकता है। तो इसका मजबूती से तो कोई लेना देना नहीं है। इट टेक्स मेनी ईयर्स, कई साल का हार्डवर्क लगता है बनाने में, तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि वो मजबूत होगा। मजबूती साबित होती है सिर्फ इस बात से कि जंगली भेड़िए भी इसको गिरा नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और नॉट ट्रू, क्या नॉट ट्रू है? तो क्या नॉट ट्रू है, चलिए ढूंढते हैं। तो तीन ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तीन ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो चौथा भी किसी तरह से देखा जाए। चौथा नहीं दिख पाएगा, तो तीन ही क्वेश्चन दिख पाएंगे। तो चलिए ठीक है, तीन ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 1। लिखा है कि वाइड स्ट्रेचेज ऑफ मीडोज मे कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। नदी के किनारे पर बहुत दूर तक फैला हुआ घास का मैदान दिखाई पड़ सकता है। ये बात तो पैसेज में कही ही गई थी, तो ये तो ट्रू ही है। हमें नॉट ट्रू ढूंढना है। लिखा है द वीवर हैज़ टू मेक इट्स ड्वेलिंग फ्रॉस्ट प्रूफ। तो जो मतलब स्ट्रॉन्ग जो स्नोइंग बर्फ पड़ने के पहले ही ये लोग अपना घर फ्रॉस्ट प्रूफ बना लेते हैं, तो ये बात भी ट्रू हो गई। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा हुआ है कि द एक्सेस टू द वीवर्स ड्वेलिंग, जो वीवर के घर के पास एक्सेस है वो क्या है, इज अंडर द वाटर। ये भी ट्रू हो गई। तो फिर ये चौथा वाला फॉल्स होगा और बाकी तीनों बातें ट्रू ही हैं। देख लेते हैं, चौथा कह रहा है कि वीवर कैन मूव क्विकली एंड इजिली ऑन द लैंड। भैया ये कहा गया था ना कि वो लैंड पर इजिली और क्विकली नहीं चल पाता है। इन्होंने कहा कि लैंड पर इजिली क्विकली चल पाता है, तो लैंड पर इजिली क्विकली नहीं चल पाता, ये बात गलत थी। तो आपका चौथा ऑप्शन होगा क्योंकि यही फॉल्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि हाउ डज अ वीवर इंश्योर दैट इट्स कैस्टल इज वेल वेंटिलेटेड। वही सवाल आया कि कैसे वो इंश्योर करता है कि उसका कैस्टल वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, नहीं है। तो ऊपर कहा था ना, ऊपर वाला जो टिम्बर होता है वो लूज लगाते हैं ये लोग, ऊपर के लॉग्स, ठीक है। तो चौथा इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि टिम्बर इज पाइल्ड अप टू 10 फीट हाई ऑन द कैस्टल, ये करीब 10 फीट ऊंचाई पर होता है, नहीं। दूसरा लिखा है कि लॉन्ग स्टेम आर नॉल इनटू स्मॉल सेक्शंस, ये भी नहीं। तो तीसरा लिखा है लॉग्स आर कवर्ड विद अर्थ, ये भी नहीं है। चौथा है अपर लॉग्स आर लूजली प्लेस्ड। अब मैंने अंडरलाइन करके उस समय भी बताया था। हालांकि आपको आंसर तीनों ठीक लग रहे होंगे, लेकिन आंसर कौन सा होगा, चौथा। क्योंकि जहाँ पर ये बात कही गई है कि वो एयर उनके इंटीरियर तक आ जा सकती है आसानी से, वहीं पर यही बात लिखी हुई थी कि जो ऊपर के लॉग्स होते हैं वो लूज लगाते हैं, थोड़ी दूरी दूरी पर लगाते हैं ताकि हवा अंदर आ जा सके। तो हमारा ऑप्शन केवल चौथा ही होगा, ठीक है। तो बातें जो ऊपर लिखी हैं तीनों पैसेज में कही गई चारों बातें हैं, कही हैं सब। आपको लगेगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है तो दूसरा पहला सही, लेकिन इस प्रश्न का आंसर नहीं है। क्योंकि जब ये बात कही गई थी कि वेल वेंटिलेटेड होगा, तो वहाँ यही बात कही गई थी कि ऊपर वाले लॉग्स ये ढीले लगाते हैं इसलिए वेंटिलेशन होता है, 10 फीट ऊंचा बनाते हैं इसलिए वेंटिलेशन होता है, ये बात नहीं कही गई है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में सारा डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ कि वीवर्स कैन चेंज द लैंडस्केप बाई, वीवर्स जो है वो लैंडस्केप को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपको याद आया ना कैसे लैंडस्केप को चेंज कर सकते हैं। जहाँ झील नहीं होती, यहाँ ये लोग धारा पर डैम बना करके झील बना लेते हैं। तो ये लैंडस्केप इन्होंने ऐसे चेंज किया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो चलिए पे हम देखते हैं सारे आंसर। लिखा है कि बिल्डिंग डैम्स, बिल्डिंग डैम्स दैट कैन कन्वर्ट अ वुडन एली इनटू अ लेक, यही वाला ऑप्शन था और हूबहू यही चीज़ लिखी हुई थी। तो हमारा आंसर तो पहला हो गया। दूसरा क्यों नहीं होगा? बिल्डिंग कैस्टल्स विद ग्रेट हीप ऑफ लॉग, लिखा है स्विमिंग इन द वाटर, ये दिया ही नहीं था। ड्रैगिंग लॉग्स वुड टू द ड्वेलिंग, ये भी नहीं है। तो लैंडस्केप कैसे चेंज करते हैं? वो एली को लेक में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलर्स हैं। तो फिलर्स हैं तो हम लोग को पहला फिलर देखते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल, अनेबल के बाद क्या लगता है बेटा? अनेबल के बाद लगता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ढूंढिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रॉम नहीं लगेगा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म एक ही ऑप्शन है, फ्रॉम और इन लगेगा ही नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा टू, क्योंकि अनेबल के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सब कुछ दिखाई नहीं दे सकता, अंडरलाइन किया हुआ है और एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए लिखा है ना अंडरलाइन इडियम। तो इडियम की मीनिंग बतानी है। इडियम की मीनिंग बतानी है तो हम लोग चारों ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एज फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज, जब बाढ़ का पानी कोस्टल मतलब तटीय गांव को हिट करता है तो सेवरल फैमिलीज कई परिवार हैड अ क्लोज सेव, हैव अ क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है ना। टू हैव अ क्लोज सेव का मतलब बाल बाल बचना, मरते मरते बचना। तो मरते मरते बचने का देखिए कौन सी मीनिंग है। नथिंग टू ईट होगा नहीं, टू लूज पोजेशन होगा नहीं, हैव नो लिवलीहुड, ये सब कुछ नहीं होगा। हालांकि बाढ़ से रिलेटेड है। आपको लग रहा होगा कि गांव में बाढ़ आई है, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो आपको लग रहा होगा कि आंसर सही होगा। बेटा वो आंसर होगा नहीं। हैड अ क्लोज सेव का मतलब ही होता है कि हम बाल बाल बचे हैं। तो बाल बाल बचने का मतलब होगा हैव अ नैरो एस्केप। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो आज हमने कहा था हम 23 क्वेश्चन तक कराएंगे, क्योंकि इसके बाद क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट डिस्कशन में कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा क्या गया है पहले ये देख लेते हैं। तो पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली फॉर लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। तो जब हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो किन किन जगहों पर घूमना है इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो जो लिस्ट हम बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इटिनरेरी। क्या कहा जाता है? इटिनरेरी। तो आपका ऑप्शन हो गया 4। आंसर तो हमने बता दिया, लेकिन बाद के इसके पहले के जो 3 वर्ड दिए हुए हैं उनको भी आप जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों जानना अच्छा होगा? हो सकता है अगली बार यही पूछ लिया जाए। तो पहला ऑप्शन है ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या होता है? जो लोग फिजिक्स वाले, अब लोग इंटर तक साइंस तो हर हाल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स वाले बता सकते हैं ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ये कोई एक प्रक्षेप होता है, शायद मैथ में भी होता है प्रक्षेप। तो मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता क्योंकि मेरी साइंस मैथ बहुत बढ़िया नहीं थी, आप लोग समझ रहे होंगे। ट्रैजेक्टरी क्या होता है? प्रक्षेप। तो जो लोग साइंस पढ़े होंगे प्रक्षेप का मतलब समझ गए होंगे, नहीं तो ट्रैजेक्टरी ही समझ गए होंगे। डायरेक्टरी क्या होता है? अच्छी तरह जानते हैं, टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है। इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी का मतलब होता है आविष्कारों की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस वो होती है इन्वेंटरी। और इटिनरी क्या होता है? उन प्लेसेस की लिस्ट होती है जो हम अपनी यात्रा के दौरान घूमने वाले हैं, देखने जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये था 23 क्वेश्चंस का डिस्कशन आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, और जो रिमेनिंग 27 क्वेश्चंस हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।